हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको इस वीडियो में भारत में वाणिज्य का इतिहास और व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति और कारण बताऊंगी। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुकी हूं जो लेसन नंबर 1 से संबंधित है। ये मेरी चौथी वीडियो है जो कि लेसन नंबर 1 से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको भारत में वाणिज्य के इतिहास के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि वाणिज्य को अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पहले एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। प्रत्येक व्यवसाय के संदर्भ में प्रत्येक अर्थव्यवस्था के 2 पक्ष होते हैं, उत्पादन पक्ष और उपभोग पक्ष। जहाँ पे भी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे उपभोग नहीं किया जाता है। उत्पादन और उपभोग स्थान के मध्य में काफ़ी दूरी होती है। प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पादित सामान को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन सभी समस्याओं को कौन देखता है? वाणिज्य होता है। वाणिज्य के अंतर्गत 2 घटकों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 क्रय विक्रय करना, नंबर 2 क्रय विक्रय में आने वाली बाधाओं को दूर करना। क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार में मुख्यतः धन, स्थान, समय, जोखिम, सूचनाएं आदि की बाधाएं उत्पन्न होती है और इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए बैंकिंग, यातायात, संग्रहण, बीमा व विज्ञापन जैसी क्रियाएं भी की जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारत में वाणिज्य का विकास किस प्रकार हुआ। आज वाणिज्य और व्यापार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं आरंभ में वैसा नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे अनेक चरणों से गुजरना पड़ा। इन चरणों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो चरण कौन कौन से थे। नंबर 1 वस्तु विनिमय प्रणाली। भारत में शुरू में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी। वह अपनी स्वयं आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेता था, अर्थात जो भी पैदा करता था उसे गुजारा कर लेता था और एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दूसरे अपने जानने वाले से ले सकता था। दूसरा चरण गाँव अर्थव्यवस्था चरण है। धीरे धीरे लोग जातियों में बट गए थे और जातियाँ के जब सभी लोग इकट्ठा होकर एक स्थान पर खेती करने लगे तो अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन करते रहते थे। पूरे काम को स्त्रियों व पुरुष में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद संपत्तियों पर निजी स्वामित्व का प्रचलन शुरू हुआ। फलस्वरूप जातियां परिवारों में बट गई। परिवार कृषि काम में करने लगे और कुछ लोग व्यवसाय करने लगे। जो व्यवसाय में लगे लोग मध्यस्थ का काम करते थे। अगर परिवार में अपने गुजारे के अतिरिक्त चीज़ों का उत्पादन होने लगता था तो वे उसको दूसरी जगह बेच देते थे और उसके बदले में अपनी दूसरी ज़रूरत का सामान ले लेते थे। हमारा तीसरा चरण है मुद्रा खोज चरण। वस्तुओं के बदले में वस्तुओं के क्रय विक्रय में निश्चित प्रमाप का अभाव था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम माध्यम की खोज की गई जिसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा की खोज के प्रथम चरण में अनाज को विनिमय के माध्यम में स्वीकार किया गया। इसके बाद सोना, चांदी व अन्य धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ। चौथा है शहरी अर्थव्यवस्था चरण। इस चरण में विभिन्न व्यवसायी जब गांव से दूर जाकर एक जगह पर जाकर व्यवसाय करने लगे तो उसे शहर कहा जाने लगा। व्यवसाय विशिष्टीकरण के आधार पर होता था, अर्थात अब प्रत्येक व्यापारी एक विशेष वस्तु के क्रय विक्रय का विशेषज्ञ बन गया था। अगर किसी श्रमिकों को भी एक काम बार बार दिया जाता था तो वह भी उस काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ बन गए थे। यातायात के साधनों का विकास होने लग गया था और व्यवसाय बड़े पैमाने पर बढ़ा। इसी चरण में जब यातायात के साधन हो गए, बढ़ने लगे और शहरी व्यवस्था स्थापित होने लगी तो व्यवसाय में प्रतियोगिता आरंभ हो गई। नंबर 5 औद्योगिक क्रांति चरण। इस चरण के विकास ने मानव जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। इंजीनियरिंग के विकास से उद्योगों में शक्ति से चलने वाली मशीनों का निर्माण हुआ, क्योंकि पहले मनुष्य द्वारा हाथ से काम किया जाता था, लेकिन जब मशीनों द्वारा काम करने लगा तो उत्पादन बहुत तेजी से और सामान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। अनेक उद्योग धंधे स्थापित हुए जैसे कपड़ा उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग, रेल व सड़क यातायात के विकास ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 6 संदेश चरण है हमारा, संदेश वाहन एवं यातायात विकास चरण। संदेश वाहन के साधनों जैसे टेलीफोन, फैक्स, टेलीस, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ई कॉमर्स और कॉमर्स आदि के विकास से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और यातायात के साधनों जैसे रेल यातायात, सड़क यातायात, समुद्री यातायात, वायु यातायात आदि की खोज ने व्यापार को बहुत ज़्यादा तेजी से मदद मिलती है। क्योंकि आज अगर हमें कहीं की भी किसी भी देश की कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वह कुछ ही समय पश्चात हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और ये सभी काम संदेश वाहन और यातायात विकास चरण के कारण ही संभव हो सके हैं। आज सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में भारत में व्यवसाय अपनी चरम सीमा पर है और भारत ने अनेक वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया है जो पहले आयात की जाती थी। इसलिए भारत के अब निर्यात में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है। मेरा अगला टॉपिक है देशी
बैंकिंग पद्धति। भारत में बैंकिंग का इतिहास बहुत प्राचीन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बैंकिंग का उल्लेख मिलता है। देश का एक विशिष्ट वर्ग ही बैंकिंग का कार्य करता है। इस वर्ग को देशी बैंकर कहा जाता है। भारत में देशी बैंकर। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जांच समिति 1931 के अनुसार देशी बैंकर वह व्यक्ति या निजी फर्म है जो जमा को स्वीकार करने, हुंडियों से व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करता है। जहां तक देशी बैंकरों का प्रश्न है, देश में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके अंतर्गत देशी बैंकर अपने आप का पंजीकरण करा सके। देशी बैंकर का मुख्य कार्य कुछ ही जातियों तक ही सीमित है। गुजरात में इन्हें सरफ, यूपी में इन्हें साहूकार और दक्षिण में इन्हें तिरुवनंतपुरम जिले में काली, दईफुरुची ब्राह्मण आदि कहा जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि देश में बैंकों का क्या काम है। देशी बैंकरों के काम एक बैंकिंग कार्य है और एक गैर बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य में क्या क्या है? एक डिपॉजिट स्वीकार करना, ऋण देना और हुंडियों पर व्यापार करना। और गैर बैंकिंग कार्यों में है सट्टा व्यवसाय, कमीशन एजेंट तथा अन्य व्यवसाय। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बैंकिंग कार्य कौन कौन सा करता है। बैंकिंग कार्यों के अंतर्गत आता है देश के जो बैंकर हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित बैंकिंग कार्य क्या है? ऋण देना। देशी बैंकरों में बैंकिंग कार्य का मुख्य कार्य अब ऋण देना है। इनके द्वारा ऋण प्रतिज्ञा पत्रों, दस्तावेज, रसीद, हाथ उधार, निजी जमानत आदि गिरवी के आधार पर बैंक ऋण दिया जाता है। इसमें जमानत ब्याज की दर जो होती है बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। ब्याज की दर 24% से लेकर 40% तक हो सकती है। देशी बैंकर प्राय कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण देते हैं। देशी बैंकर किसानों को प्रत्यक्ष ऋण भी देते हैं तथा महाजनों और व्यापारियों के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान करते हैं। देशी बैंकरों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई बार ऋण दिया है। ये अधिकतर लघु उद्योगों को ज़्यादा ऋण देते हैं। आजकल वित्तीय संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप इनका महत्व कम हो गया है क्योंकि इनमें ब्याज की दर बहुत ज़्यादा ऊंची है। नंबर 2, डिपॉजिट स्वीकार करना। देशी बैंकरों का दूसरा मुख्य कार्य डिपॉजिट भी स्वीकार करते हैं। देशी बैंकर लोगों से डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं और उनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद या मांग करने पर दे देते हैं। डिपॉजिट किया गया धन जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं या लिखित ऑर्डर पर निकलवाया जा सकता है। कुछ देखिए बैंकर तो चेक का भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह बैंक बुक प्रणाली कुछ विशेष स्थानों पर ही सीमित है, ज़्यादातर ये नहीं है। नंबर 3, हुंडियों पर व्यापार। जिस प्रकार चेक किसी बैंक का शाख पत्र होता है, उसी तरह देशी बैंकर का शाख पत्र हुंडी होता है। देशी बैंकर विभिन्न प्रकार की हुंडियों से क्रय विक्रय और तथा उनके भुनाने का काम करता है। ये हुंडियाँ प्राय स्थानीय भाषाओं में लिखी जाती है। अब दूसरा है गैर बैंकिंग कार्य। दूसरा क्या है? गैर बैंकिंग कार्य। गैर बैंकिंग कार्य देशी बैंकर बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त और भी कई व्यापारिक अथवा गैर व्यापारिक कार्य करते हैं परंतु इनमें जोखिम भी बड़ा होता है। कुछ गैर बैंकिंग कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, सट्टा व्यवसाय। बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त देशी व्यापार सट्टा व्यवसाय में भी भाग लेता है। यह गेहूं आदि तथा बहुत सारी चीज़ों उन पर आदि वस्तुओं कई तरह के प्रतिभूतियों में सट्टा करते हैं। कमीशन एजेंट का कार्य करते हैं और अन्य व्यवसाय। आधुनिक बैंकों की प्रतियोगिता के कारण देशी बैंकों को हानि हुई है। उनकी गैर बैंकिंग कार्यों के कारण व्यापार और दुकानदारी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये प्रथा प्रचलित है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी देशी बैंकरों द्वारा प्रदान दी जाने वित्तीय सहायता के तरीके क्या क्या हैं। नंबर, देशी बैंकरों द्वारा निम्नलिखित तरीके से ऋण दिया जाए। रसीद के आधार पर ऋण देते हैं। ये बैंकर रसीद के आधार पर ऋण दे। रसीद में मूलधन, ब्याज आदि का उल्लेख होता है। ये बही से ऋण देते हैं। इस प्रणाली के अंदर देशी बैंकर अपनी बही यानी अकाउंट बुक से ऋणी के हस्ताक्षर करवा कर उससे भुगतान साइन करवा लेते हैं और उसे ऋण दे देते हैं। कोई चीज़ नंबर 3, गिरवी रखकर। गिरवी के आधार पर भी देते हैं। कोई अचल संपत्ति गिरवी रख के दे सकते हैं। और नंबर 4 है हुंडियों की कटौती। देशी बैंकर हुंडियों से व्यवसाय करते हैं। ये हुंडियों में कटौती करके भी रुपया उधार देते हैं। अब मैं बताऊंगी कि देशी बैंकरों का क्या महत्व है। देशी बैंकरों का भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 1, इसका महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? छोटे व्यापारियों की साख। देशी बैंकरों ऐसे छोटे व्यापारियों को ऋण देते हैं जो बड़े बैंकों से
पैसा उधार नहीं ले सकते। ये वे न केवल कस्बों में बल्कि गाँव में भी व्यापारियों को साख प्रदान करते हैं। नंबर 2, कृषि को साख। देशी बैंकर किसानों को काफ़ी मात्रा में साख प्रदान करते हैं। वे किसानों को बड़ी फसल खड़ी फसल की ज़मानत पर कर्जा दे देते हैं। नंबर 3, दीर्घकालीन पूंजी पर प्रबंध। देशी बैंकर दीर्घकालीन पूंजी का भी प्रबंध करते हैं। ये लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त दीर्घकालीन पूंजी पर भी उधार देते हैं। इस तरह ये बहुत सारे काम करते हैं। तो गाँव में इन देशी बैंकरों का आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यापारिक समुदाय कौन कौन से हैं। प्राचीन काल में व्यापारिक समुदाय मुख्यतः समुदाय व मध्यस्थों द्वारा की जाती व्यापार जो किया जाता था, कुछ गिने चुने कम्युनिटीज़ होती थी और मध्यस्थ होते उनके द्वारा किए जाते थे। आजकल ये किसके द्वारा किए जाते हैं? मर्चेंट। नंबर 1 मर्चेंट, नंबर 2 शराफा और मनी लेंडर, नंबर 3 ब्रोकर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में सूती कपड़े का मुख्य व्यापारिक केंद्र था अहमदाबाद और लखनऊ व मदुरई। ऊनी वस्त्र का था कश्मीर और धातु की वस्तुओं का था बनारस, पूना, विशाखापट्टनम और अस्त्र शस्त्र यानी हथियारों का था पंजाब व सिंध और जहाज निर्माण के क्षेत्र में कलकत्ता। भारत में मुख्य आयात व निर्यात कौन कौन सी चीज़ें की जाती थी? सबसे पहले आयात यानी खरीदी कौन कौन सी चीज़ें जाती थी पहले जो भारत में नहीं होती थी? मोती, ऊन, खजूर, सूखा मेवा, कॉफ़ी, शहद, कागज, चाय, सिल्क, धातुएं आदि। और क्या क्या चीज़ें बेची जाती थी अर्थात निर्यात क्या क्या? भारत में निर्यात के क्षेत्र में कच्चा माल, रुई, चमड़ा, नील, चावल, गेहूं, अफीम, मिर्च, मसाले, मूल्यवान पत्थर आदि निर्यात किए जाते थे। और प्राचीन काल में भारत में यातायात के साधन जो देसी साधन थे, यातायात के मुख्य रूप से ऊंट, बैल व गधे का प्रयोग किया जाता था। दूसरी ओर विदेशी व्यापार के लिए मुख्यतः समुद्री पानी के जहाज का उपयोग किया जाता था। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यावसायिक जोखिम का क्या अर्थ है। कि व्यावसायिक जोखिम यानी बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? इसका अभिप्राय है अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से। अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। जोखिम व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता है। व्यवसाय में इस विशेषता के पाए जाने के कारण व्यावसायिक क्रियाओं का भविष्य में लगातार चलते रहना है और इसका भविष्य जो होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता होती है। कल क्या होने वाला इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। उपभोक्ताओं की रुचि में अचानक परिवर्तन होने के कारण बिक्री में कमी, अनेक प्रतियोगिता फार्मों के बाजार में प्रवेश करने से लाभों में गिरावट, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यवसाय में जोखिम की मात्रा हमेशा बनी रहती है। व्यवसाय की जोखिम और प्रकृति के बारे में आप बताऊंगी। व्यवसाय की जोखिम और प्रकृति किस प्रकार की होती है? जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है अर्थात कब क्या हो जाए ये कभी पता नहीं चलता। ये अनिश्चितताएं कई प्रकार की होती है जैसे मानवीय अनिश्चितता हड़ताल, चोरी। नंबर 2 व्यावसायिक अनिश्चितता अर्थात मांग का गलत अनुमान, मूल्यों में परिवर्तन आदि। नंबर 3 प्राकृतिक अनिश्चितता भूकंप, सूखा, हिमपात, महामारी आदि। जैसे कि आजकल कोविड-19 के तहत बहुत सारी व्यवसायों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। नंबर 2 जोखिम से बचा नहीं जा सकता। एक जो व्यवसायी होता है जोखिम की जाल से नहीं निकल सकता। इसका एकमात्र कारण है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित है। भविष्य अनिश्चित होता है इसलिए जोखिम को बराए कम किया जा सकता लेकिन टाला नहीं जा सकता। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है। नंबर 3 इसका पॉइंट है जोखिम की मात्रा छोटे व्यवसायों में कम और बड़े व्यवसाय में अधिक होती है। नंबर 4 जोखिम का प्रतिफल लाभ। कई बार व्यवसायी जोखिम उठाने के बदले में उसे लाभ मिलता है और कई बार जोखिम उठाने के उसमें हानि भी मिलती है। नंबर 5 व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुएं नमक, दाल, आटा आदि का व्यापार, इनमें जोखिम कम होता। दूसरी ओर फैशन वाली वस्तुओं में ज़्यादा जोखिम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यावसायिक जोखिम के क्या कारण है। व्यावसायिक जोखिम के कैसे उत्पन्न होता है। व्यावसायिक जोखिम को उत्पन्न करने वाले मानवीय और प्राकृतिक कारण है। जैसे प्राकृतिक कारण, इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति के बाहर होता है। जैसे मौसम में परिवर्तन हो जाएगा तो मौसम में परिवर्तन आंधी, तूफान, बाढ़, हिमपात के कारण होता है। भूगर्भ में जमीन के नीचे
नीचे अंतर्गत होने वाले परिवर्तन से भी बड़ी बड़ी इमारतें सेकंडों में नष्ट होती है। अन्य प्राकृतिक प्रकोप जैसे बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार आना, टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रकृति कारण। अब मैं आपको बताऊंगी मानवीय कारण। प्राकृतिक जोखिमों को पैदा करने के मानव का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। उनमें सभी कारणों की गणना की जाती है जो मानव की असुविधा, असावधानी, बेईमानी, उतावलेपन और मंदबुद्धि के कारण होता है। इस प्रकार से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिम को रोकना पूरे समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम और पूरे दिमाग से कार्य करने से जोखिम को रोका जा सकता है। मानवीय जोखिमों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जो कारण वो है मानव कर्मचारियों की बेईमानी जो है बांटा जा सकता है। कर्मचारियों की बेईमानी, एक व्यवसाय में काम करने वाली व्यक्तियों को वस्तुओं की चोरी अगर करने लगे तो उससे भी व्यवसाय जोखिम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए एक अच्छे व्यवसायी को अपने कर्मचारियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 ग्राहकों की बेईमानी, जब ग्राहक माल की चोरी करने लगते हैं तो उससे भी जोखिम उठाना पड़ता है उत्पादक को, तो उसे अपने ग्राहकों का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 हड़ताल व तालाबंदी, कई बार प्रबंधकों द्वारा निर्णय व श्रमिकों में असंतोष होने से बहुत ज़्यादा हड़ताल और तालाबंदी होता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 असावधानी से काम करना, कभी कभी असावधानी से काम करने पर भी श्रमिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जिससे भी जोखिम उठाना पड़ता है। नंबर 3 है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर फैशन में परिवर्तन, अगर एकदम से अचानक से फैशन में किसी परिवर्तन आ जाता है तो व्यवसाय को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 2 मूल्यों में परिवर्तन, अचानक किसी चीज़ की कीमतें कम या अधिक होने से भी जोखिम होता है। नंबर 3 प्रतियोगिता का प्रभाव, कई बार व्यवसाय को अपनी वस्तुओं को मूल्य कम करके भी बेचना पड़ता है, जिससे क्यों उसे इसलिए करना पड़ता है कम क्योंकि उसकी फील्ड में बहुत सारे उसके साथ कंपटीशन करने वाले आ जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हानि से बचने के लिए अपने लाभ को कम करना पड़ता है। नंबर 4 ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, जब बाजार में कोई नया व्यापारी आता है तो वो अपने ग्राहकों को कई सारे ऑफर देता है जिससे कारण भी उसका लाभ कम हो जाता है। अन्य कारण है, अन्य भागों को 4 प्राकृतिक कारण, कई बार क्या होता है कि मशीनों में प्राकृतिक दोष पैदा हो जाते हैं, जैसे शीघ्र नष्ट वाली वस्तुओं को सड़ जाना, मशीनों का घिसावट। नंबर 2 तकनीकी कारण, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तकनीक आ जाने से भी तकनीकी जोखिम उत्पन्न हो जाता है। यांत्रिक कारण, कई बार मशीनों को तैयार करने समय उसमें कोई दोष आ जाता है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। नंबर 4 प्रबंधकीय कारण, पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंधक होता है, यदि नीतियाँ गलत तरीके से बनाई गई, उन्हें गलत तरीके से लागू किया जाए तो उससे भी व्यवसाय को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको भारत में वाणिज्य के इतिहास और व्यावसायिक जोखिम के बारे में बताया। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा और इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।